जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए 3 मॉडल सेट का इंतज़ाम कर लिया है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए लगातार मॉडल पेपर सीरीज करवा रहा हूँ। पहला मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था, ये दूसरा मॉडल पेपर है, ये भी आप लोगों का मैं अभी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं गया है। आज मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए डाला, किसी वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब ने नहीं भेजा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, ताकि आप लोगों को पता चलते रहे कि हाँ, आपके लिए कोई वीडियोज़ बना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना बातें करते किए हुए, समय को गवाए हुए। आप लोग का समय बहुत कीमती है अभी। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? कौन सी समिति? तो राइट आंसर आपका बताइए, इसमें क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा समिति हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो ये वर्ष हो जाता है 1957, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल पे आइए। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन है आपका जो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, आपको बतानी है। ऑप्शन से आपके पास दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या फिर संविधान की सर्वोच्चता। तो देखिए यहाँ पे सारे चीज़ जो है आपके यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको मिल जाएगा कहाँ पे? संघीय व्यवस्था में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा रहा है, दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी आपको, एकल नागरिकता मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दोहरी नागरिकता लेकर घूम रहे इधर उधर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आती है। कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो अधिक शक्ति केंद्र को है, किसको है? अधिक शक्ति जो है केंद्र को है, फिर उसके बाद राज्य को है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के द्वारा ऐसी कौन सी भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा मिला है? तो वो है आपका हिंदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें सामाजिक विकास के साथ जो है सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य था? वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन ए, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 में। ये तो साल हो गया 1950। अगर आपसे डेट पूछ ले तो डेट आप 15 मार्च बताएंगे, ठीक है। 15 मार्च 1950, ओके। आइए, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है 1945 में। कब बना है? 1945 में। काफ़ी फेमस डेट है, याद रखिएगा। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है? क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो ये नारा आपका इंदिरा गांधी ने दिया है। किसने दिया है? इंदिरा गांधी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, यह आपको बताना है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र का अंग है, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, सौराष्ट्र महाराष्ट्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो अकाली आंदोलनकारियों की जो मांग थी वो खालिस्तानी राज्य। ऑप्शन नंबर बी। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आपको बतानी है। तो मेधा पाटेकर का जो नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में कह रहा है कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष था वो था काका कालेकर। कौन था? काका कालेकर। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट है आपका G77 में कौन सा देश आता है। अब ये जो G77 है उसमें विकासशील देश आते हैं। कौन सा देश आते हैं? विकासशील देश आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था नेहरू ने। किसने किया था? नेहरू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किसने किया? फ्रांस ने किया था विरोध। किसने किया है? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किया था लेनिन ने। किसने किया है? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था आपको बतानी है। तो ये हुआ था आपका 1966 में। कब हुआ है? 1966 में हुआ है। और अगर आपका डेट पूछ ले तो ये डेट है आपका 10 जनवरी का डेट है। क्या डेट है? 10 जनवरी का डेट है कि 10 जनवरी 1966 को ये जो वो समझौता हुआ था। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो ताशकंद जब समझौता हुआ तो उस समय जो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कोशिगिन था। कौन था? कोशिगिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा वर्ष भारत चीन सिद्धांत के रूप में मनाया गया है? कौन सा वर्ष भारत चीन सिद्धांत के वर्ष में मनाया गया है आपको बताना है। तो 2006। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया था? तो सीधी सी बात है 2014 में चुनाव हुआ था तो उस समय नरेंद्र मोदी जीते थे। तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे उस समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 2014 के बाद कोई भी पूछे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। बीच में कोई दूसरा नहीं टपका है। ठीक है। वहाँ से लगातार मोदी जी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उन्माद से पीड़ित है? तो कौन है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। नस्लीय उन्माद का मतलब नस्लीय भेदभाव। ठीक है। दक्षेस जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं इसमें कितने सदस्य हैं आपको बतानी है। तो दक्षेस में कितने सदस्य हैं बताइए। तो जो सार्क देशों के सदस्यों की संख्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 8। कितने हैं? 8 सदस्य हैं। और इसमें आपको याद रखनी है कि इन 8 का नाम, जैसे कि पहला में है आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है। दूसरा है आपका, लिखते जाइएगा आप लोग, बांग्लादेश। कभी कभी पूछता है बताइए इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना, बांग्लादेश। तीसरा है आपका भूटान। चौथा है आपका भारत अपना देश। पांचवा है आपका पाकिस्तान। ठीक है। पाक लिख दिया, पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद है आपका मालदीव। और कौन है? 5 हो गया ना। छठा है आपका मालदीव। कौन है? मालदीव। याद रखिएगा ये सब। 7वां है आपका नेपाल। ठीक है। और 8वां है आपका श्रीलंका। 8वां कौन है? श्रीलंका। ये 8 सार्क देश के सदस्य देश हैं। ठीक है। अच्छा, सार्क देश की जो स्थापना हुई थी, ये संगठन स्थापित हुआ था, कब हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 1985 में। कब स्थापित हुआ था? 1985 में। अच्छा, सार्क का जो मुख्यालय आपसे पूछ लेगा, हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये है आपका काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर पूछ ले कि सार्क में अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया गया था, तो 2007 में। सार्क में अफ़गानिस्तान को कब शामिल किया गया था? 2007 में। और ये 8वां सदस्य है और सबसे नया सदस्य है अफ़गानिस्तान, जिसको 2007 में शामिल किया गया था। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर किसी को इसका नाम याद नहीं होता है तो मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, आप वो जा करके यूट्यूब पर देख लो। ठीक है। आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ही मैंने डाला था कि सार्क देशों के ट्रिक से कैसे याद रखें, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं अंत में वो वीडियो आपके स्क्रीन पर लगा दूँगा। ठीक है। देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? कौन से देश में जो है संवैधानिक संकट है आपको बताना है। तो नेपाल में। ठीक है। ध्यान रखिएगा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। ठीक है। सुरक्षा परिषद में
कुल अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। कौन है? महासभा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, आपको बतानी है। तो देखिए विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, इसके सभी ऑप्शन गलत है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपका इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना हुई 1944 में। एंड एक बात और है इसका कि इसका जो मुख्यालय मतलब ये है कहाँ पर है, विश्व बैंक कहाँ पर स्थित है, कभी कभी ये पूछता था। ये वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है आपसे कि किस संधि में परमाणु को पूर्णतः वर्जित किया गया है? कौन से संधि में परमाणु को पूर्णतः वर्जित किया गया है? परमाणु प्रसार में, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है आपका यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।